मोहल्ले में सबसे ज्यादा तीखा परिवार। चलो भाई, मेरा तो अब पार्क में जाने का समय हो गया है। मोहल्ले के सबसे तीखे परिवार के खाना बनने का समय जो हो गया है। ये कहो कि मोहल्ले में मिर्च के तांडव का समय हो गया है। अब तीखे परिवार की बहू खाना तीखा बनाने के लिए भर भर कर मिर्च का तड़का लगाएगी और तड़के की तीखी गंध से मेरी आंखों में आंसू बहना शुरू हो जाएंगे। मैं तो चली बाबा। इस महा तीखा खाने के महा शौकीन परिवार ने तो नाक में ही दम करके रखा है। पता नहीं खाने में मिर्च का तड़का लगाते हैं या हमें टॉर्चर करते हैं। चीख चीख कर तो मेरी हालत ही खराब हो जाती है। मैंने तो बड़े बड़े तीखा खाने के शौकीन लोग देखे हैं, लेकिन इनके परिवार जैसा तीखा खाना तो कोई और खा ही नहीं सकता है। इनके यहाँ तो छोटे बच्चे से लेकर 80 साल के दादाजी तक सब दबा कर मिर्च खाते हैं। अरे लेकिन शौक से मिर्च खाए ना। मैं तो कहती हूँ टोकरी भर कर खाए, चाहे तो बोरी भर कर खाए, हमें क्या, लेकिन कम से कम खाना तो घर के अंदर बनाए। ये खुली छत पर इतनी मिर्ची वाला तीखा खाना बनाते हैं और पूरे मोहल्ले को परेशान कर देते हैं। हमारा घर तो बिल्कुल उनके घर से लगकर है बहन। सोचो हमारा क्या हाल होता होगा। हम लोग तो मिर्च की धांस के कारण 2 घंटे तक छींकते खांसते रहते हैं। कोई मेहमान आता है तो वो भी हैरान परेशान हो जाता है। इतना तीखा खाने का क्या ही जुनून है भाई। अब आप सोचेंगे कि ये लोग मोहल्ले के एक परिवार को तीखा खाने की वजह से कुछ ज्यादा ही ट्रोल कर रहे हैं। अब ये तो अपनी अपनी पसंद का मामला है भाई। कोई ज्यादा तीखा खाना पसंद करता है तो कोई कम, लेकिन ट्रोल करने का कारण ये है कि मिश्रा परिवार ज्यादा तीखा से भी कहीं ज्यादा तीखा खाना खाता है, जिससे पूरे मोहल्ले को परेशानी होती है। अब तो सब उन्हें मिश्रा सरनेम से कम और सबसे ज्यादा तीखा खाने वाले परिवार के नाम से ज्यादा जानने लगे हैं। कड़ी तो चिपक गई, अब बस ऊपर से हींग और हरी मिर्च का तड़का लगाना बाकी है। नमिता 25 से 30 हरी मिर्च काटती है, फिर गर्मा गर्म तेल में राई, जीरा, मेथी दाना, कड़ी पत्ता और हींग मिलाकर बने गरम तड़के में कटोरी भरकर कटी हुई हरी मिर्च डालकर जैसी कढ़ी में तड़का लगाती है, एक तीखी सी महक चारों ओर फैल जाती है। आज मेरे हिसाब से तो तड़का एकदम सही लगा है। अच्छी, अब फिर भी एक बार मम्मी जी को चखा देती हूँ। अच्छी। नमिता अपनी सास शोभा को आवाज देकर बुलाने ही वाली होती है कि उतनी देर में शोभा खुद ही छत पर आ जाती है। अच्छा है, आप ही ऊपर आ गई मम्मी जी। मैं आपको बुलाने वाली थी। ये कड़ी चक्कर देखिए तो तीखा सही तो है ना। कड़ी के छौंक की झन्नाटेदार महक तो नीचे तक आ रही थी बहू। वही सुनकर तो मैं ऊपर आई थी। फिर भी दे चख लेती हूँ, तीखा कम हुआ तो सब मुंह बनाकर खाएंगे। शोभा कटोरी में थोड़ी कढ़ी लेती है और चम्मच से चखती है। कढ़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है बहू, लेकिन मुझे तीखा जरा कम लग रहा है। तू ऐसा कर, थोड़ी और हरी मिर्ची और लहसुन को पीसकर कढ़ी में मिला दे, या फिर चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लो और तीखा एकदम सही हो जाएगा। नमिता ऐसा ही करती है और अब परिवार के हिसाब से तीखी चटपटी कढ़ी बनकर तैयार हो जाती है। अगले दिन शोभा मोहल्ले की बाकी महिलाओं के साथ सब्जी वाले से सब्जियां खरीद रही होती है। भैया मुझे तो 1 किलो मटर दे दीजिए। अब तो अगले महीने से मटर बहुत महंगी हो जाएगी। अभी थोड़ी ठंड है तो अच्छी भी आ रही है। मुझे भी दे देना भैया। अरे देखो, तीखे परिवार की तीखा बोलने वाली सास आ रही है सब्जी लेने। शोभा को आता देखकर गायत्री तंज कसती है और वहाँ खड़ी सारी महिलाएं हंसती हैं। किस बात पर खिलखिला रही हो दोनों बहनों, मुझे भी बताओ। तुम्हारी ही बात कर रहे थे शोभा बहन। वैसे आज क्या लेने आई हो? हमने तो 1-1 किलो मटर खरीदी है। तुम तो 1 किलो मिर्ची खरीदोगी ना। 1 किलो मिर्च से शोभा बहन का क्या होगा? ये तो 2 ही दिन में खत्म हो जाएगी। हफ्ते भर के लिए कम से कम 5 किलो तो लगेगी। भैया आप तो शोभा बहन को अपने ठेले पर रख सारी की सारी हरी मिर्ची दे दो। आपके घर में भी कुछ पड़ी होगी तो वो भी लेकर आ जाओ। शोभा बहन सब खरीद लेगी आपसे। सबकी बातों को इतने देर से सब्र रखकर सुन रही शोभा का अब पारा चढ़ जाता है और वो सबको खरी खोटी सुना देती है। तुम लोग भी ना आजकल बहुत फ्री हो गई हो। बहुओं के भरोसे सब काम छोड़ देती हो और पूरे मोहल्ले में ऐसी फालतू बातें करती फिरती हो। तुम्हें हमसे मतलब क्या है? हम सब्जी खाएं या मिर्ची खाएं, तुम्हें क्या परेशानी है? आगे से अपने काम से काम रखना। हम अपने काम से काम ही रखती है शोभा बहन, लेकिन ये रोज तुम्हारे घर से जो मिर्चों की धांस और पूरे मोहल्ले में फैलती है ना, उससे पूरा मोहल्ला परेशान रहता है। उसके लिए हम कुछ कहेंगे भी नहीं क्या? और नहीं तो क्या, मेरे पति को अस्थमा की परेशानी है। उन्हें तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। पता नहीं कैसा अजीब सा शौक है तुम सबको। एक तो हद से ज्यादा तीखा खाना और ऊपर से छत पर खोले में खाना बनाना। अरे घर के अंदर मिर्चों की धांस से किसी को परेशानी ना हो इसलिए तो छत पर खाना बनाते हैं।
हमारा भी कभी ख्याल रख लिया करो बहन, हम भी तो इंसान हैं। भाई घर हमारा, छत भी हमारी, तुम्हें क्या लेना देना है? हम तो खाना छत पर ही बनाएंगे। तुम्हें परेशानी है ना तो तुम ही खुद इसका उपाय ढूंढो। सब्जी वाली के पास महिलाओं से शोभा जी की अच्छी खासी बहस हो जाती है। वो घर पर भी गुस्से से तमतमाती ही आती हैं और सबसे कहती हैं, मोहल्ले की औरतों को तो बस यही काम रह गया है कि हमारे यहाँ क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है और कहाँ बन रहा है। सबकी तकलीफ बस ही नहीं है। अरे हम तीखा खाने के शौकीन है तो इनको क्या तकलीफ है। मिश्रा परिवार अपने छोटे बेटे अनंत की शादी के लिए लड़की देख रहा था। एक दो जगह पर बात चलती भी है, लेकिन परिवार जब अपने तीखे खाने के शौक की बात करता है तो बात वहीं पर खत्म हो जाती है। एक दिन पंडित जी एक लड़की की पत्रिका लेकर घर आते हैं। लड़की तो बहुत ही सुंदर है पंडित जी, मेरे पोते के साथ जोड़ी भी खूब जमेगी इसकी। लेकिन आपने उन लोगों को हमारे तीखा खाने की आदत के बारे में तो बता दिया है ना। पहले 2 जगहों पर इसी वजह से बात नहीं बनी थी। हाँ पंडित जी, देखिए हमारे परिवार के सारे लोग तीखा खाने के कितने शौकीन हैं। हमारी बड़ी बहू ने तो एडजस्ट कर लिया, अब छोटी बहू तो आएगी तो वो खुद चाहे तीखा खाना खाना चाहे या ना, लेकिन उसे बाकी सबके लिए तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ जी, मैंने उन्हें सब बता दिया है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। वो लोग आगे की बातें करने के इच्छुक हैं, तो आप दोनों परिवार भी एक बार आपस में मिलकर सारी बातें तय कर लीजिए। राधे राधे। पंडित जी के जाने के बाद पूरा परिवार आपस में सलाह मशवरा करता है और लड़की के परिवार वालों से मिलने जाने का दिन तय हो जाता है। 2 दिन बाद पूरा मिश्रा परिवार लड़की वालों के घर शर्मा मेंशन में जाता है। ये अच्छा है कि दोनों बच्चों की पत्रिका बहुत अच्छे से मिल गई है। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है, तो अब हमें भी बिना देर किए आगे की सारी बातें तय कर लेनी चाहिए। सही कह रहे हैं भाई साहब, अच्छे कामों में यूं भी कभी देर नहीं करनी चाहिए। भाई संध्या जी, बात पक्की हो गई है तो सबका मुंह तो मीठा करवाइए। जी जी, मिठाई क्या, पूरा खाना ही तैयार है। आइए आप लोग खाना खा लीजिए। सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। टेबल पर खाने की बहुत सारी चीजें रखी होती हैं। 2 तरह की दाल, छोले, पूड़ी, पराठे, शाही पनीर, भिंडी मसाला, सलाद, रायता, पुलाव, अचार, पापड़, खीर और गुलाब जामुन। आपने तो बहुत ही कुछ बना दिया है बहन जी, हम क्या क्या खाएंगे। अरे अब आप हमारे समधी बन गए हैं भाई। हमारी तरफ से आपकी आओ भगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमें पंडित जी ने बताया था कि आप लोग जरा तीखा खाना पसंद करते हैं, इसलिए पूरा खाना आपके हिसाब से बनाया है। आराम से खाइए। हम तो इससे भी ज्यादा तीखा खाना खाते हैं बेटा। खाने में जब तक मिर्च का तीखापन ना हो, खाना गले से नीचे नहीं उतरता है। राजेश के पिताजी हमारे साथ आए नहीं हैं, वरना उन्हें तो ये खाना बिल्कुल फीका लगता। हमारे यहाँ सब तीखा खाना ही पसंद करते हैं बहन जी। अब तो एकता बेटी को भी तीखा खाना खाने और बनाकर खिलाने की आदत डालनी होगी। जी जी बिल्कुल। वैसे हमारी बेटी 5 स्टार होटल में शेफ थी बहन जी, आपके हिसाब से खाना बनाना जल्दी से सीख जाएगी। सारी बातें तय करके मिश्रा परिवार खुशी खुशी घर वापस आता है। इधर एकता अपने माता पिता से इस रिश्ते के बारे में चर्चा करती है। मम्मी जी, पंडित जी ने बताया था कि ये परिवार तीखा खाने का शौकीन है, लेकिन इनकी बातों में तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मिर्ची खाते हैं। मैं कैसे रह पाऊंगी वहाँ पर। हाँ, हमें भी यही लगा था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, शादी के बाद सब एडजस्ट करना पड़ता है। और फिर तो तुम एक बार उन्हें अपने हाथों का 5 स्टार होटल जैसा खाना खिलाओगे ना, तो वो लोग ये तीखा खाना भूल ही जाएंगे। ये बहुत बड़ी और अच्छी फैमिली है बेटा, तू बहुत खुश रहेगी वहाँ। सौभाग्य से मिलता है ऐसा रिश्ता। माता पिता के समझाने से एकता समझ जाती है और जल्दी मिश्रा परिवार की छोटी बहू बनकर परिवार में गृह प्रवेश करती है। पूरा दिन शादी की रस्मों में बीत जाता है। दोपहर को एकता बस सैलेड खा लेती है क्योंकि उसे खाना बहुत तीखा लगता है। बड़े से डाइनिंग टेबल पर खाना सजा है, लेकिन वहां पर खाने की डिशेस के अलावा मिर्च के तरह तरह के अचार और चटनियां भी रखी हुई थी। बड़ी बहू नमिता सबको खाना परोसती है और खुद भी खाने के लिए बैठती है। दोपहर को जो था वो इतना तीखा था ना, मैं तो एक निवाले से ज्यादा ही नहीं खा पाई। लगता है अभी भी रायता और सैलेड खाकर ही मुझे अपनी भूख मिटानी होगी। क्या सोचने लगी बेटा, खाओ ना, अभी तुम्हारा ही घर है, यहाँ शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। जी मम्मी जी, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं तो रायता और सैलेड ही लूंगी। ठीक है बेटा, तुम्हें जो अच्छा लगे वो खा लो। एकता अपनी प्लेट में सैलेड और कटोरी में दही का ककड़ी और टमाटर वाला रायता ले लेती है। इतना सा खाना? तुमने तो दोपहर को भी थोड़ा सा ही खाना खाया था। ये दाल सब्जी तो खाकर देखो, अच्छी लगेगी तुम्हें। दाल और सब्जियों का लाल लाल रंग देखकर तो मेरा दिल ही घबरा रहा है, लेकिन ये सब लोग तो कितने मजे से खा रहे हैं। ऊपर से चटनी और अचार भी चटकारे लेकर खा रहे हैं।
कितना पसंद है इनको तीखा खाना। एकता सबको देखते हुए रायता खाना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही रायते का एक चम्मच मुंह में लेती है उसकी सिसकारियां निकल जाती है। रायते में मिर्च डली है क्या? मेरे तो मुंह ही जल गया। रायता तो इतना तीखा नहीं है बहू, ये लो जल्दी से तुम ये हलवा मुंह में डालो, आराम मिलेगा। एकता अपनी ही हरकत पर शर्मिंदा हो जाती है। वैसे उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रायता भी इतना तीखा हो सकता है। इस तरह एकता की पूरी रात भूख के कारण करवटें बदलते हुए बीतती है। सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक से वो हड़बड़ाकर उठती है और दरवाजा खोलती है। तुम अभी तक सो रही हो? नहा धोकर जल्दी से नीचे आ जाओ, नाश्ता बस लगने ही वाला है। भाभी मैं कह रही थी कि आप प्लीज मुझे ये फीका खाना बनाकर दे सकती हैं क्या? कल दोनों समय खाना बहुत तीखा था ना, इसलिए मुझसे ठीक से नहीं खाया गया, लेकिन आज तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम नीचे आ जाओ, मैं कुछ बनाती हूँ तुम्हारे लिए। वैसे भी आज ठंड थोड़ी ज्यादा है, ठंड में भूख तो और भी ज्यादा लगती है। एकता आनंद को भी उठाती है और खुद भी नहाने चली जाती है। नहाकर बाहर आते ही वो ठंड से कांपने लगती है। मैं तो गीजर ऑन करना भूल गई थी, ठंडे पानी से नहाकर तो मुझे नान ही याद आ गई। आओ भाऊ, ये तुम्हारी जेठानी ने तुम्हारे लिए कम मिर्च वाला उपमा बनाया है, तुम इसे खा लो, लेकिन जल्दी ही तीखा खाना खाने की आदत डाल लो तुम भी। लेकिन उपमा में मिर्च तो कम थी, लेकिन उतनी भी कम नहीं जितनी एकता खाती थी। वो फिर से सी करके उठती है, उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। ये फीका उपमा है तो तीखा कैसे कहेंगे, लेकिन चुपचाप खाने में ही भलाई है, पेट तो भरना ही है। और उपमा को तीखा कहकर नमिता भाभी की नाराजगी भी नहीं झेलनी है। नमिता चुपचाप उपमा खा लेती है और साथ में पानी के 2 गिलास भी खाली कर देती है। दोपहर के खाने में भी उसे फीके खाने के नाम पर थोड़ा तीखा खाना ही मिलता है। एकता अपने कमरे में जाकर सोचती है, इन लोगों को इतना तीखा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। एक लिमिट में ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा तीखा खाने से आगे सबको कितनी परेशानी होगी। मैं आनंद से इस बारे में बात करूंगी। अगले दिन अच्छा मौका देखकर अनंत से कहती है, आनंद जी, घर में सबको इतना तीखा खाना नहीं खाना चाहिए। इतना ज्यादा तीखा खाने से आप लोग रोज कितनी तकलीफों से दो चार होते होंगे और घरेलू उपाय करके टेम्परेरी सॉल्यूशन कर लेते होंगे, आगे जाकर तो प्रॉब्लम होती होगी ना। अरे तुम चिंता मत करो डियर। हम सब पैदा हुए हैं तब से तीखा खाना ही खाते आ रहे हैं, और फिर पेट दर्द, एसिडिटी तो नॉर्मल सी बात है, किसी को भी हो सकती है। तुम अपना खाना अलग निकाल लिया करो ना। हाँ, लगता नहीं ये लोग आसानी से बदलेंगे। मैं ही अपना खाना अलग ही बना लिया करूंगी। 2 दिन बाद एकता की पहली रसोई की रस्म होती है। एकता को पूरे घर वालों के लिए खाना बनाने के लिए कहा जाता है। नमिता एकता को छत पर बने रसोई घर में लेकर जाती है। एकता, अब ये किचन हम दोनों का है, अब हमें मिलजुल कर इसे चलाना है। आज तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है ना, तो कल से कभी तुम सुबह और कभी मैं शाम, कभी तुम शाम को और मैं सुबह, ऐसा करके खाना बनाएंगे। हाँ भाभी, सही कह रही हो आप। मुझे बस अब मसाले बता दीजिए कहाँ रखे हैं, फिर मैं अपने आप बना दूंगी। लेकिन भाभी, इस तरह खुले में खाना बनाना कितना अजीब लगता है। नीचे इतना बड़ा किचन होने के बावजूद भी ऐसा क्यों करते हो? यहाँ इतना तीखा धुआंधार खाना नीचे बनाएंगे ना तो पूरे घर में मिर्च का धुआं फैल जाएगा और सबको सफोकेशन होने लगेगा। इसलिए यहाँ पर छत में खुले में खाना बनाना पड़ता है। एकता को मसाले और बाकी चीजों की जगह बताकर नमिता खुश होकर नीचे अपने कमरे में आ जाती है। ऐसा लग रहा है कि इस मीठी मीठी सी ठंड में रजाई ओढ़कर सो जाऊं। वैसे सो तो सकती हूँ, आज तो खाना बनाने की छुट्टी है मेरी। नमिता सच में रजाई तानकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद एकता उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है। भाभी, खाना देख लीजिए एक बार, सही बना है कि नहीं। आती हूँ। नमिता साड़ी ठीक करके और बाल बनाकर उस पर किचन में आती है। ऊपर किचन में आती है। एकता उसे एक एक चीज दिखाती है। खाना तो बहुत ही फैंसी दिखाई दे रहा है एकता। वाह, सजावट भी बिल्कुल बड़े 5 स्टार होटल जैसी लगाई है तुमने। टेस्ट में भी 100% परफेक्ट ही होगा। मैं अभी चेक कर देखती हूँ, सरप्राइज नहीं रहेगा। चलो, इतने अच्छे खाने को नीचे टेबल पर अच्छे से सजाते हैं। नमिता और एकता सारा खाना लेकर नीचे आती हैं और एकता पूरे मन से टेबल को बिल्कुल 5 स्टार होटल के टेबल की तरह सजाती है। वाह, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी 5 स्टार होटल में आ गई हूँ। वाह भाई वाह, बहू ने तो कितनी सारी चीजें बना डाली। दिखने में ही इतनी सुंदर है, खाने में तो मजा ही आ जाएगा। अंगूरी रबड़ी भी है भैया, ये है सैलड, तो देखिए कितने फैंसी लग रहे हैं। आज तो मजा ही आ जाएगा।
ये कितनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाई हैं तुमने एकता। पालक पनीर, वेज कोफ्ता, करी, दाल मखनी, हरा भरा कबाब, पनीर टिक्का मसाला, पुलाव, वाह 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 वाह। खाना और उसका डेकोरेशन देखकर सबको जितना आनंद आता है उतना आनंद खाने में नहीं आ पाता है, क्योंकि खाना बिल्कुल कम मिर्च मसालों का और हल्का सा मिठास लिए हुए था। अरे ये तो बहुत फीका खाना बनाया है बहू, मिर्च तो नाम मात्र के लिए भी नहीं है। अरे नमिता बहू, तू तो मेरे लिए सिलबट्टे पर पिसी तीखी चटनी बना कर ले आ, जरा इस फीके खाने के साथ खाकर थोड़ा अच्छा लगेगा। सही है, बिल्कुल भी मिर्च नहीं है इसमें। मिर्च के अचार के साथ खाकर भी तीखापन नहीं आ रहा। तुम तो तीखी चटनी ही पीस कर ले आओ बहू। नमिता बेमन से उठती है और ऊपर छत पर जाती है। उसके पीछे एकता भी चली आती है। तुमने 5 स्टार होटल जैसा खाना तो बना दिया, मगर तीखा तो घर वालों के हिसाब से ही डालना चाहिए था ना। अब देखो तुम्हें अपना खाना छोड़कर ये चटनी पीसनी पड़ रही है। सॉरी भाभी, मैंने मिर्च थोड़ी ज्यादा ही डाली थी, मगर फिर भी इतना तीखा नहीं बन पाया जितना सबको पसंद है। शाम को कुछ तीखा ही बनाऊंगी। नमिता सबके लिए ढेर सारी हरी मिर्च को पीसकर तीखी चटनी बनाकर तैयार करती है और लाकर सबको देती है। अरे अब आया असली स्वाद। सब लोग तीखी चटनी मिला मिलाकर खाना खाते हैं। उस दिन मोहल्ले के लोगों को बहुत आश्चर्य होता है। आज तो मोहल्ले में बड़ी शांति है। क्या बात है, आज तड़के की तीखी गंध हमें परेशान नहीं कर रही। लगता है कि शोभा की छोटी बहू सबको ढंग का खाना खाने की आदत डलवा रही है। 5 स्टार होटल में शेफ जो थी, भगवान करे कि इनके यहाँ रोज रोज छोटी बहू ही खाना बनाए। शाम को सबसे पूछकर एकता वेज बिरयानी और रायता का मेन्यू रखती है। साथ में सलाद और पापड़ तो रहता ही है। एकता कोशिश करके थोड़ी ज्यादा मिर्च डालती है। कैसी बनी है बिरयानी, प्लीज खाकर तो बताइए। सच कहूं तो जितनी सुंदर दिखाई दे रही है उतनी स्वादिष्ट नहीं बनी है। तुम बुरा मत मानना एकता, लेकिन बिरयानी तो तीखी ही अच्छी लगती है ना, ये तो बड़ी फीकी सी है। हाँ बहू, तीखापन तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ये कैसी बिरयानी है भाई, गले से नीचे ही नहीं उतर रही है। कोई भी बिरयानी शौक से नहीं खाता है। एकता को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। किसी से भी तारीफ न मिलने पर उसे बहुत बुरा भी लगता है। तीखा खा खा कर इन लोगों की जुबान इतनी तीखी हो गई है। इतना तीखा बोलने की बजाय झूठी तारीफ ही करते थे, मेरा दिल भी रह जाता और मेरी मेहनत भी सफल हो जाती। अगले दिन सुबह एकता जल्दी उठकर पूजा अर्चना करके छत पर आती है। हाँ, कितनी ठंडी हवा चल रही है। मुझे शॉल ओढ़ कर आना चाहिए था। नीचे घर के अंदर पता नहीं चला, लेकिन यहाँ खुले में तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। थोड़ी देर सोचने के बाद एकता सबके लिए नाश्ते में आलू की गर्मा गर्म पराठे बनाती है और उसमें नॉर्मल से ज्यादा मिर्च डालती है। आलू के मसाले में मैंने नमक, सौंफ, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अमचूर और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। ऐसा करते 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल देती हूँ, थोड़ा ज्यादा तीखा हो जाएगा। एकता दोनों तरह की मिर्च मिलाकर आलू का मसाला तैयार करती है और सबको छत पर ही बुलाकर गर्मा गर्म पराठे बनाकर खिलाती है। मैं तो ऊपर चढ़कर आ गई बहू, लेकिन तुम्हारे दादा ससुर जी नहीं आ पाए। पहले उनके लिए 2 पराठे सेक कर नीचे भिजवा दो। एकता और नमिता मिलकर पराठे बनाती और सबको खिलाती हैं। इस बार पूरे मोहल्ले में तेल की गंध फैल जाती है। तभी सोनू नीचे से ऊपर आता है। मम्मी, दादी जी कह रही है ये हरी मिर्च की चटनी बनाकर दे दो, पराठा बहुत फीका लग रहा है। नमिता बेटी, दे दो पीस कर, थोड़ी ज्यादा ही पीस लेना, हमें भी पराठे फीके लग रहे हैं। उस दिन भी पराठे कम तीखे होने के कारण किसी को पसंद नहीं आते हैं। एकता मन में सोचती है, गजब लोग है भाई, मैंने तो आज कितनी सारी मिर्च डालकर पराठे बनाए, उसके बावजूद भी किसी को पसंद नहीं आ रहे। कोशिश करने के बावजूद एकता खाना तीखा नहीं बना पाती थी। अगले दिन वो नमिता से कहती है, भाभी, मेरे खाने से तो कोई भी खुश नहीं है। मैं बाकी का सारा काम कर लिया करूंगी, लेकिन खाना आप ही बनाया करो प्लीज। इस घर में बाकी सभी कामों के लिए मेड है एकता, एक खाना बनाने का ही तो काम है, और वो भी मैं अकेली करूं। तुम सीख जाओ ना, करना ही क्या है, भर भर कर मिर्च डालकर तीखा खाना तो बनाना है। वही तो नहीं पता है भाभी, मुझसे ना चाहकर भी इतनी मिर्च मैं नहीं डाल पाती हूँ खाने में। वैसे भी इतना तीखा खाना खाने से शरीर को नुकसान होता है। खाने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। जिस दिन नमिता खाना बनाती सब खुश होकर खाते हैं। कुछ दिन बाद नमिता सरसों के तेल में ढेर सारी सूखी लाल मिर्च और उतनी हरी मिर्च का तड़का लगाती है। अच्छे, इनके यहाँ का ड्रामा तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। आज तो पूरे मोहल्ले में सरसों के तेल में मिर्च की तीखी ढांस चली गई। सांस लेना दूभर हो रहा है। अरे हम पर क्या बीतती है वो देखो, हम तो इनके पड़ोसी बनकर पछता रहे हैं।
कभी पकोड़े तो कभी कचौड़ियाँ, कभी समोसे। पूरा समय मिर्च मसाले और तीखे खाने की तेज गंध फैली रहती है। एक तो एकता भी तीखा ही खाना खाने लग जाती है, लेकिन दिल से वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। एक दिन घर में सोनू की बर्थडे पार्टी होती है जिसमें छोटे बच्चों को बुलाया जाता है। भाभी आज का खाना थोड़ा कम तीखा ही बनाना, बच्चे हैं ना इसलिए। शाम को खूब अच्छी पार्टी होती है। नंदिनी सभी बच्चों को तरह तरह के गेम्स खिलाती है और उन्हें डांस करवाती है। चलो बच्चों, अब खाना खाने का समय है। आप सबके लिए आपकी फेवरेट चीजें बनाइए, नूडल्स, पास्ता, बर्गर, मोमोज। चलो जल्दी से आ जाओ। नमिता बच्चों के लिए कम तीखा खाना बनाती है, लेकिन फिर भी बच्चों के हिसाब से मिर्च थोड़ी ज्यादा ही हो जाती है। बच्चे खुश होकर खा लेते हैं, लेकिन घर आते ही उन्हें पेट दर्द की शिकायत हो जाती है। अगले दिन सुबह एकता और शोभा बाजार जाने के लिए निकलती हैं तो रास्ते में गायत्री उन्हें कहती हैं, कल तो तुम लोगों ने हद ही पार कर दी। बच्चों को कोई तीखा खाना खिलाता है? भला बताओ। सभी बच्चों को घर जाकर कितनी परेशानी हुई थी। मेरे पोतों को तो हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा था। इतना था तो भेजना नहीं था ना हमारे यहाँ। तुम्हें तो पता है ना कि हम कितना तीखा खाते हैं। हमने कोई जबरदस्ती की थी क्या तुमसे बच्चे को भेजने की? चलो हटो रास्ते से। तुम फ्री हो तो सभी को फ्री समझती हो क्या? मैं तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ और तुम ऐसे बोल रही हो। सच में तीखा खाना खाने का असर तुम्हारी जुबान पर भी साफ दिख रहा है। अपनी गलती न मानकर उल्टा गायत्री को ही दो बातें सुनाकर शोभा एकता का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाती है। मम्मी जी, हमारी गलती होने के बावजूद भी आपने उन्हें ही इतना सुना दिया। अरे तुम इन लोगों को नहीं जानती बहू, इन लोगों से ऐसी ही बात करनी चाहिए। शोभा और एकता दोनों बाजार से खूब सारी हरी मिर्च खरीद कर ले आती हैं। नमिता बहू, ये मैं हरी मिर्च लाई हूँ। तुम और एकता बहू मिलकर इसे धोकर अच्छी तरह साफ करके कपड़े से पोंछ कर सुखा लो और ऊपर छत पर ले जाकर सुखा दो। ठीक है मम्मी जी। दोनों मिर्च को धोकर पोंछते हैं। कितनी तीखी वाली हरी मिर्ची है और ये मेरे हाथों में तो जलन हो रही है। ये तो कुछ भी नहीं है। जब इन्हें सुखाकर पीसना पड़ेगा ना, तब देखना क्या हाल होता है। दोनों छत पर एक बड़ा सा साफ कपड़ा बिछाकर उस पर सारी मिर्च को फैलाती हैं। पड़ोस की छत पर खड़ी रमा उन दोनों को देखकर हंसती है और ताना मारते हुए कहती है, लगे रहो दोनों। आजकल जहाँ सारा जमाना रेडीमेड मिर्च का पाउडर खरीद रहा है, वहीं पर तुम्हारी सास अभी भी पुराने जमाने से जी रही है। तीखा खाने का ऐसा क्या ही वो सवार है तुम सबको। नमिता और एकता रमा के तंज पर चुपी रहती हैं। 5 दिन तक कड़क धूप में छत पर फैलाकर रखी सारी हरी मिर्च अब सूख कर लाल हो जाती है। चलो भाई, सूख गई हरी मिर्च। अब ऐसा करना है कि तुम दोनों बारी बारी से उसे ओखली में कूट लेना। ओखली छत पर ही रखी है। शोभा के वहां से जाने के बाद एकता घबरा कर कहती है, भाभी, मिर्चों की ओखली में कूटना तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। मैं नहीं करूंगी। मुझे तो मिर्च से जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है। तुम तो हर बात में पीछे हटने की कोशिश करती हो भाई। मैं कौन सी दादी अम्मा हूँ जो अब सहन कर लूंगी? मुझे भी तकलीफ होती है। ये तुम्हारी तरह मैं रोती रहती नहीं हूँ। और सुन लो, मैं अकेले नहीं करने वाली हूँ। तुम करोगी तो मैं करूंगी, वरना मैं भी मम्मी जी को मना कर दूंगी। अब एकता को मन को मजबूत करके मिर्चों को कूटने का काम करना ही पड़ता है। दोनों मुंह पर कपड़ा बांधकर मिर्चों को ओखली में कूटती हैं। नमिता किसी काम से नीचे जाती है और उसी समय रमा अपनी छत पर आती है। अरे अरे, ये क्या भाई, बेचारी नई बहू को किस किस काम में लगा दिया। तीखा खाने का शौक इतना भी अच्छा नहीं है कि बेचारी छोटी सी जान अकेले को ऐसे ही काम करना पड़े। एकता मुंह की पट्टी हटाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती है। मिर्च को कूटने से एकता और नमिता के हाथ लाल हो जाते हैं। उसी दिन शाम को एकता के मम्मी पापा उससे मिलने आते हैं और उसकी मम्मी की नजर उसके हाथों पर पड़ती है। ये तुम्हारे हाथ इतने लाल कैसे हो गए? एकता उसे धीरे से कारण बताती है। तीखा खाने का इतना पागलपन है कि मिर्ची भी घर की कुटी हुई होनी चाहिए। तुम अपना ध्यान रखना। ना तो बताना, फिर भी मैं तुमसे बात करती हूँ। एक दिन मोहल्ले के ही एक परिवार में मुंडन का प्रोग्राम होता है। वो लोग मिश्रा परिवार को छोड़कर पूरे मोहल्ले को इनवाइट करते हैं। मम्मी जी, गुप्ता जी के यहाँ सबको बुलाया है, लेकिन अकेले हमें छोड़ दिया। पड़ोस की रमा कह रही थी कि तुम लोगों को दूसरे के घर का खाना फीका और अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए तुम्हें बुलाया नहीं है। ये क्या बात हुई भला? हमारे घर की शादी में तो उनका पूरा गुप्ता खानदान उमड़ पड़ा था। कभी अगर हमने किसी के फीके खाने की बुराई कर दी होगी तो इतना बुरा मानने की क्या ही बात थी। वो लोग भी तो हमारे तीखे खाने पर तंज कसते नहीं थकते हैं।
कुछ दिन बाद शोभा की चचेरी नंद सुधा अपने पति और बहू बेटा के साथ उनके यहाँ आती है। नमिता, एकता, आज हमारे यहाँ तुम्हारी बुआ सास आ रही है परिवार के साथ। वो लोग भी हमारी तरह बहुत तीखा चटपटा खाना खाते हैं। आज दोनों मिलकर अच्छा सा खाना बना लेना। एकता और नमिता तीखा चटपटा खाना बनाकर मेहमानों के आने का इंतजार करती हैं। कितना तीखा खाना है भाई। मोहन, गीता, तुम दोनों तो खाकर भी मत देखना, हद से ज्यादा तीखा बना है। तुम तो हमसे भी ज्यादा तीखा खाना खाने की इतनी बड़ी दीवानी थी सुधा, आज तुम्हें ये खाना इतना तीखा लग रहा है। तीखा खाने की दीवानी थी शोभा, मगर अब नहीं हूँ। अब तो स्वास्थ्य से बढ़कर सेहत है भाई। डॉक्टर ने तो साफ कह दिया था कि अगर तीखा बंद नहीं करोगी तो समय से पहले ही मर जाओगी। मैंने तो अपने साथ साथ पूरे परिवार का तीखा खाना ही बंद करवा दिया। आप लोग भी मिर्ची कम कर दो। सुधा और उसका परिवार बिना कुछ खाए लौट जाता है, लेकिन एकता के मन में एक टीस छोड़ जाता है। सुधा के कहने पर भी शोभा ना तो खुद मिर्च खाना कम करती है और ना ही परिवार में कोई और। इसी तरह एक दिन प्रशांत का बॉस उसे कहता है, प्रशांत, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हें प्रमोशन दिया जाता है और पार्टी तो बनती है। हाँ, अच्छा, कल मेरा एक कजिन रोनित तुम्हारे घर आना चाहता है। उसे एक बड़ी फैमिली देखने का बहुत शौक है। थैंक यू सर। वैसे परसों मैंने घर पर प्रमोशन की पार्टी रखी है, आप जरूर आइएगा। कल आप अपने भाई रोनित को भेज दीजिएगा, हम उनका अच्छे से वेलकम करेंगे। अगले दिन रोनित मिश्रा जी के यहाँ आता है और सबसे खूब अच्छे से बात करता है। खाने के समय एक बार कहते ही रोनित सबके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है, लेकिन खाना उसे बेहद तीखा लगता है। तो एकता झट से अपने लिए बना फीका खाना उसे सर्व करती है। अगले दिन ऑफिस में, प्रशांत, कल तुम्हारे यहाँ रोनित ने बस 2 बाइट खाना खाया और उसका पेट खराब हो गया। वो कह रहा था कि खाना बहुत तीखा बना था। आज तो ऐसा खाना नहीं खिलाओगे ना? अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आप आइए तो सही। काम की गड़बड़ में प्रशांत घर में यह बताना भूल जाता है कि खाने में मिर्च कम डालना। शाम को एकता और नमिता अपने हिसाब से तीखा खाना बना लेती हैं। प्रशांत जैसे ही घर आता है उसे बॉस की बात याद आती है और वो देखता है कि खाना बन चुका होता है। ओह गॉड, खाना तो बन गया है। वैसे भी बॉस किसी भी समय आते होंगे, ये तीखा खाना तो वो खा ही नहीं पाएंगे। मैं कैसे भूल गया बताना। भैया, हम बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, 15 दिन में आ जाएगा। लेकिन वो तो हमारे घर का खाना खाना चाहते हैं, बाहर का खाना वो पहचान जाएंगे। आप घबराइए मत भाई साहब, मैं कुछ करती हूँ। एकता अपनी 5 स्टार होटल की ट्रिक्स ट्राई करती है। जल्दी से भिंडी की सब्जी में दही और क्रीम फेंट कर डालती है, कुक होने के लिए रख देती है। दाल मखनी में खूब सारा बटर, मलाई और दूध डालकर कम आंच पर छोड़ देती है। इसी तरह छोलों में मैश किया हुआ आलू और भुना हुआ बेसन मिलाकर पानी डालती है। इस तरह चीजों में तीखापन बैलेंस हो जाता है। आज तो तूने हमारी इज्जत बचा ली। प्रशांत अपने बॉस के सामने कितना शर्मिंदा हो जाता वरना। पूरा परिवार एकता की समझदारी की तारीफ करता है, लेकिन फिर भी कम तीखा खाने का महत्व नहीं समझता है। बुआ जी की बात सुनने के बाद तो एकता की फिक्र और भी बढ़ जाती है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ये लोग समझाने से तो समझ नहीं रहे, मुझे कोई तिकड़म लगानी होगी। एकता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस पर चलने लगती है। वो चुपचाप शोभा के खाने में थोड़ा सा जमाल गोटा मिलाती है, जिससे उसे लूज मोशन होते हैं। हाय, मैंने तो ऐसा अलग कुछ नहीं खाया, फिर भी मुझे क्यों तकलीफ हो रही है। जमाल गोटा का असर 3 दिन तक रहता है। शोभा लूज मोशन और कमजोरी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मम्मी जी, मुझे लगता है कि अब हमें देर ना करके डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। मेरी पहचान के एक अच्छे डॉक्टर है, मैं पास में ही आपको लेकर चलती हूँ। डॉक्टर एकता की पहचान का होता है। एकता उन्हें अकेले में सारी सिचुएशन समझाती है। मुझे अपने परिवार की बहुत चिंता है अंकल। इन्हें हद से ज्यादा तीखा और चटपटा खाने का बहुत ही बुरी आदत है, जो छूटने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मैं मजबूरी में अपनी सास के खाने में थोड़ा सा जमाल गोटा मिला दी थी। तुम अच्छा सोच रही हो एकता, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, तुम्हारा मकसद सही था तो सब माफ है। हमारे यहाँ सब लोगों को तीखा खाने से तकलीफ होती है और वो कभी चूरन तो कभी पेन किलर लेकर काम चला लेते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है ना। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ चलो। वो आप आज मेरी सास का चेकअप करेंगे तो उन्हें झूठ कहिएगा कि उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जो तीखा खाना छोड़ने से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब का मन तो नहीं करता झूठ बोलने का, लेकिन ये एकता के पूरे परिवार का सवाल था, जो कि हद से ज्यादा तीखा खाना खाने के शौकीन थे और वो अपनी आदत छोड़ नहीं रहे थे। ठीक है, अंदर लेकर आओ सासू माँ को। डॉक्टर साहब शोभा का अच्छे से चेकअप करते हैं और उन्हें बाहर बैठने के लिए कहते हैं।
लूज मोशन के लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? कोई दवाई दे देते तो ठीक हो जाता। मम्मी जी कोई बात जरूर है, नहीं तो इतने टेस्ट नहीं होते। देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब उन दोनों को अंदर बुलाते हैं और फाइल में देखकर गंभीर चेहरा बनाकर कहते हैं, देखें, इनकी तकलीफ छोटी मोटी नहीं है। तीखा खाने से इनके लिवर पर बहुत बुरा असर पड़ा है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। ये बस कुछ ही दिनों की बीमार है। इन्होंने अगर हेल्थ का, अपने खाने पीने का ध्यान रखा होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। अब कुछ नहीं हो सकता क्या डॉक्टर साहब? मैं आज से ही तीखा खाना बंद कर दूंगी, घर में किसी को भी खाने नहीं दूंगी। आप कुछ करिए ना प्लीज। अरे बहन जी, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आपको बहुत पहले संभल जाना चाहिए था। एकता रोती हुई शोभा को संभालते हुए बाहर बने मंदिर में लेकर आती है। शोभा अपनी मृत्यु को इतना पास देखकर फफक फफक कर रो पड़ती है और भगवान से हाथ जोड़कर अपने लिए जीवन दान देने की प्रार्थना करती है। अब बहुत हो गया। मृत्यु की कल्पना से मम्मी जी की हालत खराब हो रही है। अब इन्हें सच बता देना चाहिए। एकता शोभा को नीचे बिठाकर उसे सब कुछ सच बता देती है। शोभा उस पर नाराज होने के बजाय उसे गले से लगा लेती है। बेटी, तूने मुझे साक्षात मृत्यु के दर्शन करवाकर मेरी आंखें खोल दी। जिस सोने जैसे जीवन को हम खुद तीखा खाना खा खा कर मृत्यु के दौर तक पहुंचा रहे थे, उसकी असली किस्मत मुझे अब समझ आई है। आज से सबका तीखा खाना बंद। मतलब अब हमें मोहल्ले का सबसे तीखा परिवार नहीं, बल्कि मोहल्ले का सबसे हेल्दी खाना खाने वाले परिवार के नाम से जाना जाएगा। हाँ बिल्कुल। दोनों सास बहू खुशी से घर लौटती हैं।